हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा हमने पढ़ा कि बोटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, बोटनी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है। हम पढ़ चुके हैं अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में। हमने पढ़ा कि टोटल हमारी अर्थ पे कितने किंगडम्स है, टोटल 5 किंगडम्स है। तो वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, उन किंगडम्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बेटा जो है आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ओके बेटा, सेल के बारे में कि व्हाट इज सेल, सेल कहते किसे हैं। ओके देखो बेटा, हमारी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सभी ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी मकान है, छोटे मकान है, बड़े मकान है, हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, सभी ईंट से मिलकर बने हुए हैं। ओके बेटा, ऐसे ही हमारी अर्थ पे इंसेक्ट है, ह्यूमंस है, गाय भैंस है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, सभी किसे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। ओके बेटा, तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो सेल है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। तो हम सेल के बारे में क्या पढ़ेंगे बेटा, सेल में पढ़ेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट, it is the smallest structural and functional unit of all living organisms. It is the smallest structural and functional unit of all living organisms. ओके बेटा, ये सेल के बारे में है। देखो बेटा, जो सेल है, सेल की खोज सबसे पहले किसने डिस्कवरी की सेल की। ओके बेटा, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। जो सेल है, इस सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की कौन से ईयर के अंदर की, 1665 के अंदर, 1665 के अंदर उसने रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। ओके बेटा, जो रॉबर्ट हुक है, ल्यूवेनहुइक है, इन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप बनाए। ओके बेटा, इनके खुद के माइक्रोस्कोप थे, उन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल को देखा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया बेटा, रॉबर्ट हुक ने जो कोर्क होती बेटा, कोर्क आगे आप प्लांट एनाटॉमी में पढ़ोगे बेटा कोर्क के बारे में डिटेल से। ओके, पहले जो बोतल हुआ करती थी, उन बोतल पे जो कैप ना होकर के वो कोर्क लगा दिए जाते थे जो वाटर को रोकते थे बेटा। ओके बेटा, हाँ, तो जो कोर्क है बेटा, ये कोर्क है, उसने कोर्क की छोटे छोटे पीस कट किए और उस पीस को, स्मॉल पीस को उसने अपने माइक्रोस्कोप से देखा। तो माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है बेटा, ठीक है, हनीकॉम्ब, वैसे उसमें छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं ना, ऐसी स्ट्रक्चर उसको दिखाई दी। किसको, रॉबर्ट हुक को। उन्होंने देखा, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखी माइक्रोस्कोप के अंदर। इस तरीके से बेटा जो है स्ट्रक्चर थी, इस तरीके से छोटे छोटे खाने से दिखाई दिए बेटा। उन्होंने इन प्रत्येक खानों को, प्रत्येक जो केविटी सी गड्ढे से, होल से नजर आए, उन्होंने इनको किसका नाम दिया, सेल का नाम दिया। ओके बेटा, जैसे एक पूरा मकान होता है तो उस मकान के अंदर कई कमरे होते हैं, उसी तरीके से जो भी रॉबर्ट हुक ने बताया ये सेल है। ओके बेटा, लेकिन बाद में पता चला ये जो कोर्क है सबरी नाम के सब्सटेंस से मिलकर बना है, मतलब एक प्रकार से डेड है ये। ओके बेटा, डेड है, नॉन लिविंग है। तो हम कह सकते हैं या एक तरह से पता चला कि सेल
रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो सेल वॉल की थी। ओके बेटा, सेल वॉल कैसी है? डेड है। ओके बेटा, नॉन लिविंग है। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले ल्यून हुक ने की थी। मतलब जो रॉबर्ट हुक ने की थी डेड सेल की थी। कब की थी? 1665 के अंदर की थी। फिर इसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया? ल्यून हुक नाम का साइंटिस्ट आया। एक चीज और याद रखना बेटा, जो रॉबर्ट हुक है इसको साइटोलॉजी के फादर भी कहते हैं। हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक। अब बेटा जो भी है फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी जो की थी वो की थी ल्यून हुक ने। कब की? कौन से सन में की? 1676 में की। ओके बेटा, जो ल्यून हुक है इसने भी अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। ओके बेटा, अब रॉबर्ट हुक और ल्यून हुक है, दोनों में क्या अंतर? रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट, ओके बेटा, और जो भी है रॉयल सोसाइटी से बिलोंग करता था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। लेकिन जो ल्यून हुक है ये फेमस साइंटिस्ट नहीं था। एक छोटी सी दुकान थी, उसमें बैठता था, कुछ मेडिसिन या दवाई वगैरह रखता था। इसने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में कुछ ना मतलब इसको जिज्ञासु थी किसी चीज के प्रति। ओके बेटा, जैसे रेन हुई तो रेन की जो ड्रॉप है जो मिट्टी में है उसमें से उस ड्रॉप को उठाया, उससे देखा, तो उसने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो जो उसने जो सेल देखी वो सेल कौन सी थी? बैक्टीरिया। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? ल्यून हुक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। ल्यून हुक ने ही आरबीसी सेल की खोज की। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है ये भी किसने डिस्कवर की थी? ल्यून हुक ने की थी। ल्यून हुक ने ही ह्यूमन स्पर्म है इसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी। तो बेटा आगे आगे हम जो एंटर करेंगे बेटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें मतलब हम पढ़ेंगे ल्यून हुक ने काफी मतलब डिस्कवरी की हुई थी, काफी खोजें की हुई थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, हाँ, ये चीजें होने के बाद फिर आगे हम देखते हैं। तो हमने देखा सेल की खोज हो गई, रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन वो डेड सेल थी। फिर ल्यून हुक ने लिविंग सेल की खोज की। ओके बेटा, इसके बाद जो है इसके बाद 1839 के अंदर सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्टों ने मिलकर के दी। एक साइंटिस्ट का नाम क्या था? सेवान। और जो दूसरा जो साइंटिस्ट था उस दूसरे साइंटिस्ट का क्या नाम था? सेलिडन। सेवान और सेलिडन, इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दी, उसको कहते हैं सेल थ्योरी दी। सेवान जो है ये जूलॉजिस्ट था, और सेलिडन है ये कौन था? बोटनिस्ट। मतलब इसने प्लांट सेल पे काम किया, इसने एनिमल सेल पे काम किया। दोनों ने मिलकर के क्या बात बताई? दोनों ने बताया कि हमारी अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो या तो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं या मैनी सेल से मिलकर बने हुए हैं। जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं उनको क्या नाम दिया? यूनिसेलुलर। जो मैनी सेल से मिलकर बने हुए उनको क्या नाम दिया? मल्टी सेलुलर। ओके बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और उन्होंने बताया प्रत्येक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रत्येक सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रत्येक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ओके बेटा, लेकिन एक बात सोचने की बेटा कि जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। फिर 1676 के अंदर ल्यून हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की। जब सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी तो सेल की डिस्कवरी होने के बाद सेल थ्योरी कब दी गई? 1839, मतलब कितनी सालों के बाद? लगभग 163
ओके बेटा, करीबन 163 ईयर्स, इतने साल लग गए बीच में, मतलब सेल के बारे में ये जानने में कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना हुआ है, सेल से, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल कैसे काम करती है। ओके बेटा, तो इतनी ये चीजें होने के बाद बेटा आगे इसके बाद क्या बेटा, इसके बाद हमने क्या देखा कि 1839 में सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी देने के बाद फिर एक साइंटिस्ट आए कि नहीं, उसने 1855 के अंदर 1855 में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चू। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चू नाम का एक साइंटिस्ट आया। ओके बेटा, उस साइंटिस्ट ने क्या बताया? उस साइंटिस्ट ने एक टर्म दी, उसका क्या नाम था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हमारी यानी प्रत्येक जो सेल जो बनी है वो पुरानी सेल से बनी है। ओल्ड सेल से ही न्यू सेल बनती है, पैरेंट सेल से ही डॉटर सेल बनती है। न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका मतलब है न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई सेल जो बनती है वो पुरानी सेल से मिलके बनती है। ओके बेटा, जो भी है इनके बारे में हमें पढ़ना बेटा। इसके बाद 1859 में एक साइंटिस्ट और आए, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर नाम का साइंटिस्ट आया। उस साइंटिस्ट ने इससे पहले क्या मानते थे? इससे पहले ये मानते थे कि नॉन लिविंग थिंग से सेल बनी है। ओके बेटा, हाँ, किसी ने कहा एयर से, किसी ने कहा वाटर से, किसी ने कहा सोइल से, मतलब एबायोजेनेसिस थ्योरी दी गई थी। उस एबायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था, मतलब उसने उसको रॉन्ग साबित किया था। किसने? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने अलग एक्सपेरिमेंट किया था, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। ओके, तो ये लुईस पास्चर है, इसने डिस्प्रूव किया था। डिस्प्रूव किया था कौन सी थ्योरी को? एबायोजेनेसिस थ्योरी को। एबायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव, मतलब जो नई सेल बनती है वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनती। ओके, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब ये जो लुईस पास्चर किसके फेवर में था? ये था रुडोल्फ विर्चू है, इसके फेवर में था। यहां तक आया बेटा समझ में? वेरी गुड। इसके बाद बेटा आगे हम देखते हैं। यहां तक होने के बाद बेटा फिर आगे हमने देखा कि ठीक है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सेल भी मतलब कैसे काम करती है, कैसे क्या चीज सेल के बारे में देखो बेटा। जो है एक ऑर्गेनिजम्स है, इस ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा एक ऑर्गेनिजम्स है, इस ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है। हमने एक ऑर्गन लिया, ऑर्गेनिजम्स में हमने लिया ऑर्गन। ओके बेटा, अब ऑर्गन्स है, ऑर्गन में हमने लिया टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल में हमने एक सिंगल सेल ली, हमने ली सेल। फिर हमने सेल के अंदर देखा तो सेल के अंदर हमें सेल ऑर्गेनलीज मिली, सेल ऑर्गेनलीज। फिर सेल ऑर्गेनलीज के अंदर भी हमने देखा तो उसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स थे, बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में भी यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। ओके बेटा, ये बायोमोलिक्यूल्स में भी हमने और देखा तो हमें क्या मिला? ये बायोमोलिक्यूल्स है, ये भी किससे मिलकर बने हैं? एटम से। और आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो एटम भी किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ओके बेटा, मतलब जो पूरी केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री है, वो भी कहां हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है। ओके बेटा,
तो कहने का मतलब ये है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। एटम, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आ रहा है बेटा यहां तक समझ में? अब जैसे मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खिलौने अच्छे लगते हैं, तो उनको हमने भी बचपन में कोई ना कोई खिलौने से हम खेलते थे। किसी बच्चे को गाड़ी या कोई खिलौना दिया तो बच्चों को क्या होता है, उनमें उत्सुकता होती है इसको खोलूं, ओपन करना, इनको खोलना, खोलने के बाद अंदर से देखा स्प्रिंग लगी हुई है या उसके टायर खोलना या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। ओके बेटा, तो इसी तरीके से ही जो हमारी जो सेल है, इस सेल को हमें खोल के देखना है कि अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ओके बेटा, हाँ। और आपको एक चीज बता दें कि जो आपकी जो 11th के अंदर 11th और 9th में ये चैप्टर जो है कॉमन है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये प्रत्येक क्लास के लिए इंपोर्टेंट है बेटा। तो हम 11th क्लास के अंदर जो साइटोलॉजी है, उस साइटोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर उसका नाम है सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बेटा, सेकंड जो चैप्टर उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, और जो थर्ड चैप्टर उसका नाम है सेल डिवीजन। तो ये बेटा सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, तो इसमें हम ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा ये चैप्टर लिंक्ड है बेटा। जब आगे हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी तो उससे रिलेटेड है, आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से उससे रिलेटेड है, हम पढ़ेंगे किंगडम्स तो उससे रिलेटेड है। तो बेटा आपको इनके बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम आगे एंटर करते हैं। और बेटा जो सेल है, सेल को हमने खोल के देखा अंदर, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है। ओके बेटा, सेल में हमने देखा कि जो सेल है ये सेल किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। सेल मेड है, सेल बनी हुई है 3 कंपोनेंट से। जनरली सेल मेड है 3 कंपोनेंट से, 3 कंपोनेंट से। और वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं सेल के अंदर? 3 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट का नाम है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके बेटा, जो सेकंड जो कंपोनेंट है उसका नाम है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और जो थर्ड जो कंपोनेंट है उसका नाम है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। छोटे छोटे टर्म है बेटा, याद रखना। ओके, एग्जाम में पूछते हैं कंफ्यूज करके। अच्छा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन दोनों को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को अलग अलग कर दें मतलब तो ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा, इकट्ठे रूप से इनको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ओके बेटा, और तीनों को इकट्ठे रूप से कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ओके बेटा, अच्छा जी, ये चीज होने के बाद अब हमने देखा जो न्यूक्लियस है बेटा, तो न्यूक्लियस ये हमने देखा बेटा, ये सेल है, ये क्या है? सेल है। कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी? 3 कंपोनेंट से। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ओके बेटा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ओके बेटा, तो सेल कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी है? 3 कंपोनेंट से। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं कि हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाला। तो सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाला। बाहर निकाल के क्या देखा? न्यूक्लियस भी मेड है कितने कंपोनेंट से? 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है न्यूक्लियस। कौन कौन से 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है? जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके बेटा, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और बेटा इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, धागे लाइक इस तरीके से बिखरी हुई पड़ी है, इनको कहते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन ही आगे कंडेंस होकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स बनाएंगे, इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और बेटा इसी के अंदर एक छोटी सी लिटिल बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो बेटा हमने पढ़ा न्यूक्लियस जो है ये कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से 4 कंपोनेंट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके बेटा, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। यहां तक आ रहा है बेटा समझ में? इसके बाद क्योंकि बेटा ये जो इनके सेल के बारे में, इनके जनरल कैरेक्टर वगैरह आप नहीं समझोगे ना अभी, तो कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा बढ़िया तरीके से। ओके, तो ये सारी बेसिक्स हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं, देखो मैंने बताया सेल 3 कंपोनेंट हो गए। 3 कंपोनेंट में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हमें साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। सेल के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, अभी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर लिविंग है, कुछ स्ट्रक्चर कैसी है? नॉन लिविंग है। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज। और जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है उन्हें कहते हैं सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन। ओके बेटा, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है, एग्जांपल बताओ। तो सेल ऑर्गेनेलीज के एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपरेक्टस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआरबी कहते हैं। ओके बेटा, लाइसोसोम्स, ओके बेटा, सेल इंक्लूजन है, सेल इंक्लूजन का एग्जांपल बताओ। तो सेल इंक्लूजन है, इसके एग्जांपल में हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स, और भी एग्जांपल आते हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, अब इन ऑर्गेनेलीज के बारे में आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज है जिसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि बेटा जो पावर यानी कि एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है, और एटीपी की सिंथेसिस कहां पर होती है? एटीपी की सिंथेसिस होती है कहां पर? कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए हम जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे डिटेल से पढ़ेंगे एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे बनते हैं। इसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन हाउस ऑफ द सेल, किचन हाउस ऑफ द सेल, किचन हाउस बोलते हैं सेल का। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि बेटा किचन का मतलब होता है खाना, ऐसा स्थान जहां पे खाना बनता है। ओके, तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, और जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, मतलब फूड की सिंथेसिस करते हैं। ओके बेटा, इसके बाद हमने देखा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। जो भी डीएनए की इंफॉर्मेशन है उनको कौन लेके जाता है? एमआरएनए। एमआरएनए उन इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचाता है? राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम्स उन अमीनो एसिड के कोड को पढ़ करके जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो डीएनए कौन है? बॉस है। ओके बेटा, बॉस ने इंफॉर्मेशन दी एमआरएनए की मैसेंजर आरएनए को, और उसने मैसेज किसको दिया? राइबोसोम्स को। राइबोसोम ने किसकी फॉर्मेशन की? प्रोटीन की फॉर्मेशन की। ओके बेटा, तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी बॉडी है, इसको सिक्रीटरी ऑर्गेनेलीज कहते हैं। गोल्जी बॉडी है, इसको सिक्रीटरी ऑर्गेनेलीज बोलते हैं।
सिक्रीटरी ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे सेल का स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। और लाइसोसोम है, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। तो बेटा इनके बारे में आपको ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे हम इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, और एक स्टोरी के रूप में। बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, मतलब प्रत्येक टॉपिक की एक अलग अलग स्टोरी है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, हंसते हुए पढ़ेंगे, इंटरटेनमेंट के रूप में। ओके बेटा, केवल मैं हर बार यही बोलता हूँ हर लेक्चर के अंदर, केवल ओनली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, या ओनली सीखने के लिए नहीं पढ़ना बेटा, जानने के लिए पढ़ना है, और अपनी खुशी से पढ़ना है, और इंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ना है, ताकि आप बोर ना हो। अगर आप बोर तरीके से पढ़ोगे बेटा तो आप भी बोर होगे, मैं भी बोर होऊंगा, ना मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा, ना आपको पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको रिकॉल जरूर कराऊंगा बार बार में, ताकि लेक्चर के दौरान ही वो टॉपिक आपको याद हो जाए। ओके बेटा, तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है मैं उसको रिकॉल कराता हूँ। देखो बेटा, हमने देखा सेल के बारे में। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल, सेल कहते किसे? तो हम सेल में बताएंगे इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर क्वेश्चन आया कि सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? ल्यूइन हुक ने की। कब की? 1676 के अंदर की। सेल थ्योरी किसने दी? दो साइंटिस्ट ने दी। क्या नाम है उनका? सेवान और सेलिडन। कौन सी ईयर में की? 1839 के अंदर की। ओके बेटा, अच्छा जी, जो सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी क्या बात बता रही है? सेल थ्योरी कह रही है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, those organisms which are made up of single cells are known as unicellular organisms, and those organisms which are made up of many cells are known as multicellular organisms. ह्यूमन यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है? मल्टीसेलुलर है। प्रत्येक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं। ओके, प्रत्येक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यानी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इनके बारे में बताया। फिर एक साइंटिस्ट आया रुडोल्फ विर्च्यू। उस साइंटिस्ट ने क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। बोले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रत्येक सेल किससे मिलकर बनी है? लिविंग सेल से मिलकर बनी है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी है। इसके फेवर में कौन सा साइंटिस्ट था? हमने पढ़ा था लुईस पास्चर था। ओके, अच्छा बेटा, ये चीज होने के बाद फिर हमने पढ़ा कि जो सेल है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी है? 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। कौन कौन से 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? न्यूक्लियस मेड है 4 कंपोनेंट से। कौन कौन से 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है न्यूक्लियस? हाँ जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। ओके बेटा, हाँ जी, क्रोमेटिन ही आगे जाके कंडेंस होगा और क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। ये चीजें हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ लिविंग स्ट्रक्चर है, कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म में जो लिविंग स्ट्रक्चर है उन्हें क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर उन्हें क्या कहते हैं? सेल इंक्लूजन कहते हैं। जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनके एग्जाम्पल बताओ। सेल ऑर्गेनेलिज के हमने एग्जाम्पल पढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, फिर हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस? क्योंकि उसके अंदर फूड की सिंथेसिस होती है। ओके बेटा, जो है पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। अच्छा, अदर पिगमेंट भी पाए जाते हैं, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। ओके, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी बॉडी है, उसको क्या कहते हैं? सिक्रीटरी ऑर्गेनेलिज कहते हैं। इनके बारे में हमने अब तक पढ़ा बेटा। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा सेल एज ए होम, सेल किसकी तरह? एक होम की तरह है। सेल जो है एज ए होम, सेल जो है वो किसकी तरह है? एक होम की तरह है। जैसे एक घर के अंदर अलग अलग कमरे होते हैं बेटा,
अलग अलग कमरे में अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग एक्टिविटी चलती है बेटा। हम देखते हैं कि एक ऐसा भी एरिया है जहां पर मीटर लगा हुआ होता है बेटा। पापा जी बोलते हैं कि भाई इसे टच मत कर लेना, है कि नहीं। यहाँ पे करंट है, इधर का एरिया है, यहाँ पे जो है अलग अलग सॉकेट लगे हुए हैं। ओके बेटा, पावर प्लग है, क्यों? क्योंकि बेटा वहां से पावर सप्लाई हो रही है। तो जैसे मीटर है घर के अंदर, सभी घर के अंदर एक मीटर लगा हुआ है, इस सेल के अंदर भी एक मीटर है जहां से पावर बन रही है, जैसे पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रत्येक घर के अंदर खाना बनता है, एक किचन हाउस होता है, तो सेल के अंदर भी किचन हाउस होता है। क्या नाम उसका? क्लोरोप्लास्ट है। प्रत्येक जो भी है सेल के अंदर एक सुसाइडल बैग है जिसका नाम क्या? लाइसोसोम है। तो ऐसे ही प्रत्येक घर के अंदर गैस का सिलेंडर होता है, उसको सही तरीके से यूज करो तो यूजफुल है बेटा। लेकिन अगर कहते ना नजर हटी दुर्घटना घटी, तो कहने का मतलब ये बेटा जो है, अगर उसमें भी हमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, नल की कटी हुई तो नहीं है, गैस लीक तो नहीं हो रही है, अगर ध्यान ये दिया जाए तो उसके कारण बेटा डेथ भी हो सकती है। ओके बेटा, तो इसी तरीके से है, जैसे सेल के अंदर डायरेक्टर है, सभी इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है सभी तक, जिसके अंदर डीएनए वगैरह पाया जाता है। न्यूक्लियस है, ओके बेटा, न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। ऐसे ही घर के अंदर एक मेन मुखिया होता है, मेन मेंबर होता है, जो घर के सभी सदस्य को इंफॉर्मेशन देता है किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना। ओके बेटा, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं सेल एज ए होम, एक घर की तरह सेल। लेकिन बेटा जो है आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ओके बेटा, बैक्टीरिया की सेल है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है। तो हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है, उस सेल के अंदर भी देखो बेटा कि जैसे मानो हमारा जो होम है, ये हमारा एक कमरा है बेटा। ओके, इस कमरे के अंदर ये इस तरह की गेट लगा हुआ है बेटा, एक यहां से गेट है बेटा। ओके, अच्छा ये हमारा दूसरा कमरा है। ओके, ये हमारा जो है हम कह सकते हैं ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है। ओके बेटा, ये हमारा स्टडी रूम है। ओके बेटा, ये मानो कि बेडरूम है। यहाँ हमारा छोटा सा एक किचन बनाया हुआ है। ये एक वॉशरूम है। ओके बेटा, ये जो है इसमें इन सभी में जो है दरवाजे लगे हुए बेटा। ओके बेटा, तो हमने देखा कि कहीं जो भी रिंग बजी तो हम दरवाजा खोलते हैं, जो भी कोई गेस्ट वगैरह आए, जो भी कोई मिलने के लिए आए, तो हम यहाँ हमारा लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, यहाँ पे हमने बिठा दिया। अब वो यहाँ बैठा हुआ है, जिसको पढ़ना है तो बीच में हमने क्या कर रखी, जो हमारा घर है उसमें हमने मतलब दीवार खड़ी कर रखी बेटा। ओके, ताकि हमारी प्रत्येक अलग अलग एक्टिविटी अपने अपने अनुसार हो सके, एक प्राइवेसी है। अब किसी को स्टडी करनी है तो वो अपने स्टडी रूम में चला जाएगा। यहाँ पर कोई गेस्ट बैठा है, नो प्रॉब्लम, नो डिस्टर्बेंस। अगर किसी को सोना है तो यहाँ पे आकर के सोएगा। ओके, बेडरूम है। ओके, खाना बनाना है तो यहाँ किचन के अंदर खाना बनाएगा। तो ये बाउंड्री लगी हुई है, दीवार है। ओके बेटा, वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाएगी, बीच में बाउंड्री लगी हुई है। तो सबके लिए अलग अलग अपना अपना अपनी अपनी एक्टिविटी करने के लिए प्राइवेसी है बेटा। लेकिन अगर सपोज करो आप अगर ये दीवार जितनी भी लगी हुई है बीच में से, ये सभी की सभी नष्ट हो जाए, हट जाए, तो क्या ये सारी एक्टिविटी हो पाएगी? अगर कोई भी एक मेंबर है, वो जाकर वो वॉशरूम में गया हुआ है, तो कोई क्या अगर बीच में यहाँ कोई दीवार नहीं है तो कोई लिविंग रूम में बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा बेटा। ओके, तो कहने का मतलब जो भी है ये सारी एक्टिविटी, तो सबको अपना अपना काम करने के लिए एक अलग बाउंड्री चाहिए, एक अलग प्राइवेसी चाहिए। तो कहते हैं कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज है, वो ऑर्गेनेलिज भी क्या कहती है, हम काम करेंगे सेल के लिए, लेकिन हमें हमारी मेम्ब्रेन दो। माइटोकॉन्ड्रिया कहती है मुझे मेरी अलग से मेम्ब्रेन चाहिए, अलग से बाउंड्री चाहिए, एटीपी मैं बनाऊंगी। ओके, लेकिन मुझे मेम्ब्रेन चाहिए।
क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं कि हम किचन हाउस की तरह काम करेंगे, फूड की सिंथेसिस करेंगे, हमें अलग मेम्ब्रेन, अलग बाउंड्री चाहिए। ओके बेटा, गोल्जी बॉडी कह रहा है हमें अलग मेम्ब्रेन, अलग चाहिए। तो कहने का मतलब ये है बेटा जो है, लेकिन ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम कह रहे कि मेरे को कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, हम तो घर के अंदर नौकर हैं, जो भी हमें आवाज लगाएगा हम वहां चले जाएंगे, हाजिर करो, ऑर्डर दो और वो काम करेंगे। प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाएंगे। ओके, इसको वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर के जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे। इस इंफॉर्मेशन को क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेकर के जाओ, क्लोरोप्लास्ट में चले जाएंगे। साइटोप्लाज्म में लेके जाओ, साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। हमें कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, इसलिए राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है। सेंट्रियोल भी पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, वो भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी किससे बाउंडेड है? मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ओके बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सभी ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो बेटा जो है पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन पढ़ो बेटा। एनसीईआरटी बुक से बेस्ट कोई बुक है ही नहीं बायो के अंदर, और कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, 150 से 200 रुपए तक की आ जाएगी एनसीईआरटी बुक। लेकिन मार्केट से सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही लेकर के आना है, ऐसा नहीं एनसीईआरटी पॉइंट, एनसीईआरटी रैपिड या एनसीईआरटी मॉडल पेपर, इस टाइप की चीजें नहीं लेकर के आनी, ओनली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही लेकर के आनी है बेटा। ओके, तो एनसीईआरटी बुक है, उनके सभी डायग्राम्स हमें समझने हैं। और बेटा जो है मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।